लैट वन पुल डंबल डाउन लो। तो पुलअप्स। लैट पुल डाउन तो करता ही हूँ। ठीक है। ओके, इस चीज का ध्यान रखना। मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, जो आपका लेट्स का मसल होता है वो आपके कहाँ से शुरू होता है? स्पाइनस प्रोसेस यानी कि T7 से लेके T12 तक, और थ्रैक्योलुम्बर फासिया को वो क्रॉस करके इलियक क्रस्ट से जाता है, यहां से लेके यहां तक जाता है ये। तो इतना बड़ा मसल होता है। यहाँ पे आ जाती है दो मूवमेंट। जब आप लेट्स पुल डाउन की मूवमेंट लगाते हो तो इससे आपके लेट्स को मिलता है ब्रॉडनेस। जब आप रोइंग मूवमेंट लगाते हो क्लोज हैंड के साथ तो इसको मिलती है यहां से बैक में थिकनेस। तो ये दोनों तरह की मूवमेंट आपके हर एक वर्कआउट के साथ जरूरी है। ये कॉन्सेप्ट सेम आपका चेस्ट के ऊपर भी इंप्लीमेंट होता है, जब आप फ्लाइज मूवमेंट लगाते हो तब, और जब आप प्रेसिंग मूवमेंट लगाते हो तब। फ्लाइंग मूवमेंट लगाते हो तो इसमें अपनी चेस्ट को मिलती है विथ, प्रेसिंग मूवमेंट लगाते हो तो इसमें मिलती है इसको थिकनेस। और दोनों ही हमें चाहिए होती है वो। ठीक है, फॉर कंप्लीट एक्शन। चलिए, फिर एक लेग्स का मसल आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेग्स और हमारे जो है लेग्स के अंदर क्वाड्रिसेप और हैमस्ट्रिंग, इसमें बहुत बड़ा इम्बैलेंस होता है। वो इम्बैलेंस इस वजह से होता है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। एक हमें सबसे बुरी आदत पता क्या है हमारी? हमारी सबसे बुरी आदत यह है कि हम मिरर बॉडी को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। मिरर बॉडी का मतलब होता है वो बॉडी जो हमें शीशे में देखने के लिए मिलती है। हम इतने ज्यादा बायस्ड हैं कि जो बॉडी हमें शीशे में दिखती है हम उसी को ज्यादा प्रेफर करते हैं। हम अपने बैक के मसल्स को अवॉइड ही कर देते हैं, बिल्कुल इग्नोर ही कर देते हैं। भाई बॉडी भी हमारी है तो मसल भी हमारे हुए ना। तो हम उसमें सौतेले बाप जैसी वो क्यों करते हैं सेग्रीगेशन? रियर डेल्टोइड देख लो, बैक का मसल देख लो, हमारी हैमस्ट्रिंग देख लो, हमारे काफ का मसल देख लो, ये वीक रहते हैं मोस्ट प्रोबेबली। अब बाइसेप को ट्रेन करते ट्राइसेप पता नहीं कैसे ट्रेंड हो जाता है। पता नहीं किसी ने बता दिया होगा कि भैया ट्राइसेप का सबसे बड़ा होता है ट्राइसेप आपका बाइसेप के वजह से, उसी को ट्रेन करने लगे ना। तो मतलब बाइसेप ही कोई ट्रेन करे, क्योंकि शीशे में सामने ही दिखता है बस। सामने वाली बॉडी को हम ज्यादा ट्रेन करते हैं, पीछे वाली को इग्नोर ही कर देते हैं कि कौन सा देख रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट आपके लेग्स के साथ भी होता है। लेग्स में आपके क्वाड्रासेप्स में, क्वाड्स का मतलब होता है चार, हमारे क्वाड्रासेप्स में लेग्स में ना हमारे चार मसल इन्वॉल्व होते हैं। इनका नाम है रेक्टस फीमरस, वास्टस लेटरालिस, वास्टस मीडियालिस, वास्टस इंटरमीडियस। ये आपके चार मसल है। ठीक है, इन्हीं को जुड़ के हमारे क्वाड्स के मसल बनते हैं। ये है इनकी लोकेशन, रेक्टस फीमरस, वास्टस लेटरालिस, मीडियालिस और इंटरमीडियस। इस मसल का नाम तो सिर्फ वास्टस है, इनकी लोकेशन की वजह से इनके अंदर वास्टस लेटरल साइड है, लेटरलिस पड़ गया। मीडियल की तरफ है, मीडियल पड़ गया। इंटरमीडियस दो सेक्शन को क्रॉस करके निकल रहा है तो इंटरमीडियस इसका नाम पड़ गया, है तो वास्टस। सिर्फ दो मसल है, रेक्टस फीमरस वास्टस। रेक्टस सिर्फ याद रखना, फीमर तो ये बोन ही है जिसके ऊपर ये मसल माउंट कर रहा है आपके। थाई की बोन आपको पता है फीमर होती है वो, है ना? तो जाहिर सी बात है। अच्छा, लेग्स के दिन आप क्या क्या वर्कआउट लगाते हो? जरा नाम बता दो कोई भी। लेग एक्सटेंशन एंड बॉक्स स्क्वाट, डीप स्क्वाट सर, लंजिस, बुल्गारियन स्प्लिट स्क्वाट। बुल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाड, चलो स्पोर्ट्समैन हो आप तो लगाते होगे। मोस्ट प्रोबेबली हमारा पैटर्न क्या होता है? स्क्वाड, लेग प्रेस, लेग एक्सटेंशन। हैमस्ट्रिंग के नाम पे सिर्फ एक लेग कर्ल्स, बस बात खत्म। क्वाड्स को डोमिनेंसी आपके तीन मसल दे रहे हैं, और हमारी हैमस्ट्रिंग के लिए सिर्फ एक वर्कआउट। इससे पता क्या होगा? मैं बताता हूँ इससे क्या होगा। इससे होगा आप में पोस्चरल इम्बैलेंस, मतलब के ये आपका पेल्विस है, और इस तरफ आपके क्वाड्स हैं, और इस तरफ आपके हैमस्ट्रिंग है। अब क्वाड्स को ट्रेंड कर रहे हो ज्यादा,
एक मिनट, ड्राइंग सही कर दे थोड़ी सी। अब ये आपके यहाँ पे मान लो आपके हैमस्ट्रिंग है, यहाँ पे आपके कॉर्ड्स है, और आप कॉर्ड्स को ज्यादा यानी कि हिप फ्लेक्सर को ज्यादा ट्रेन कर रहे हो कॉर्ड्स को, तो क्या होगा? हाँ जी, इम्पैक्ट क्या होगा? अभी मैंने पोल की एग्जांपल दी थी, इम्पैक्ट ये हाँ होगा हाँ सर, पीछे। कि हम्म, आपके जो क्वाड्स के मसल होंगे वो ज्यादा शॉर्टन हो जाएंगे, टाइट हो जाएंगे, हैमस्ट्रिंग का मसल लूज हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका जो पेल्विस है वो इंटरनली टिल्ट हो जाएगा ऐसे, और लो बैक आपकी कंप्रेस हो जाएगी, इसमें एक्सेसिव आर्क आ जाएगी ज्यादा वाली। और दिक्कत क्या होगी? L4 और L5 में प्रॉब्लम, जब आप प्रलॉन्ग स्टैंडिंग करोगे, लगातार एक जगह पे खड़े रहोगे, तो आपको लगेगा कि यहाँ पे स्टिफनेस आ गई आपके लोअर बैक में बहुत ज्यादा। मसला सिर्फ इतना है कि आपके हैमस्ट्रिंग वीक है। इससे क्या होता है, इस तरह से हमारी बॉडी रहती है, हमारे जो हिप्स होते हैं वो पॉप अप हो जाते हैं ऊपर की तरफ, इस प्रकार से, क्योंकि पेल्विस टिल्टेड हो गया इंटरनली। अच्छा, एक और सिनेरियो होता है, वो होता है हमारा पेल्विस पोस्टीरियरली टिल्टेड हो जाता है इस तरफ, जब हमारे हैमस्ट्रिंग टाइट हो जाते हैं और हमारे जो हिप फ्लेक्सर होते हैं वो लूज हो जाते हैं। इससे हमारा, इसको कहते हैं हम नो हिप सिंड्रोम, हिप्स अंदर की ओर बेंड हो जाते हैं इससे, बीनीथ, नो हिप सिंड्रोम बोलते हैं। आपने कई बंदे देखे होंगे जिनके ग्लूट्स ही नहीं होते डेवलप हुए हुए, है ना, वो चलते भी अलग से हैं, ऐसे होके, हिप्स उनके पीछे की ओर होते हैं अंदर की तरफ घूमे हुए। दैट इज जस्ट बिकॉज द इम्बैलेंस। तो जितना आपने अपने फ्रंट मसल को ट्रेन करना है, उतना ही आपने बैक के मसल्स को भी ट्रेन करना होता है इक्वली। ठीक है? तो क्वाड्स को जितना आप ट्रेन करते हो, तो एक मैं स्प्लिट बताता हूँ, व्हाई यू डोंट डिवाइड योर लेग्स के मसल की जी। इस हफ्ते मैंने मंडे या मैंने वेंसडे को लेग्स लगाई, तो क्वाड्स डोमिनेटिंग वर्कआउट लगा देता हूँ, सैटरडे को मैं हैमस्ट्रिंग डोमिनेंसी वाला वर्कआउट लगा देता हूँ। तो ऐसे क्यों नहीं करते? या इक्वली डिवाइड कर लो, है ना। अब कितने लोग हैं जो जेफरसन स्क्वाड लगाते हैं, कितने लोग हैं जो सूमो स्क्वाड लगाते हैं या सूमो गोबलेट स्क्वाड लगाते हैं, कितने लोग हैं रोमानियन डेडलिफ्ट लगाते हैं, बुल्गारियन डेडलिफ्ट लगाते हैं, कितने लोग हैं भाई? हैमस्ट्रिंग आपकी नहीं है क्या? स्पोर्ट्स में हैमस्ट्रिंग का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है आपके लिए। आपकी पूरी बॉडी को स्टेबिलिटी देते हैं और फोर्स जनरेट करते हैं आपके, ताकि आपकी जो लेग है ग्राउंड को पुश बैक करे। और जितनी आपकी लेग ग्राउंड को पुश बैक करेगा, फोर्स भागने का उतना ज्यादा जनरेट होगा आपके लिए। हाँ जी, किसको पता था ये कि हैमस्ट्रिंग भी हमारी उतनी इंपॉर्टेंट है? अच्छा, लेग्स कौन मिस करता है सबसे पहले तो वो मुझे दिखाओ। मुझे आपके चेहरे देखने हैं। लेग्स वाले दिन स्किप कौन करता है लेग्स को? कि छोड़ो, लेग्स ही है, ट्राउजर में तो लेग्स रहती हैं, कौन सा कोई देखता है? कोई ऐसी सोच वाला प्राणी है क्या हमारी क्लास में? या कोई ऐसा बंदा जो कहता है कि लेग्स चाहे मेरे से हफ्ते में 2 बार 3 बार ट्रेन करवा लो यार, लेग्स का तो मैं फैन हूँ। सर मैं 2 बार ही करता हूँ ट्रेन वीक में। सर अभी हम्म। स्टिफनेस बहुत ज्यादा हो गई थी मेरी बॉडी में, ओवरऑल बॉडी में स्टिफनेस ज्यादा हो गई थी, तो मैंने अभी लेग अवॉइड करके अभी मोबिलिटी और स्ट्रेचिंग पे फोकस कर रहा हूँ, तो अभी अवॉइड अरे किया वही। बॉडी में, फुल बॉडी में स्टिफनेस हो गई, उसमें लेग का क्या रोल था? ओवरऑल मतलब सारे वर्कआउट थोड़े कम कर दिए हैं, बेटर तो इसका थोड़ा मतलब लाइट। आपकी बॉडी में सिमिट्री नहीं है, इम्बैलेंस मसल में बहुत ज्यादा है। जब टाइटनेस, मैंने रीजन तो बता दिया आपकी बॉडी में टाइटनेस क्यों होती है किसी किसी स्पेसिफिक एरिया में, क्योंकि हमारे कुछ मसल होते हैं वो ज्यादा डोमिनेटिंग हो जाते हैं, इसी वजह से टाइटनेस आती है हमारे मसल्स के अंदर। तो मसल्स को हमेशा इक्वली ट्रेन करना चाहिए, अनइक्वल ट्रेंड नहीं करना चाहिए कभी भी। चलिए, अभी हम अपने हैमस्ट्रिंग की ओर आते हैं।
हमारे हैमस्ट्रिंग में मोस्ट प्रोबेबली तीन मसल होते हैं, उनका नाम है सेमी टेंडनस, सेमी मेम्ब्रेनस और बाइसेप फीमर। ये रहा हमारा बाइसेप फीमर। इसको तो चलो हम ट्रेन कर लेते हैं, कैसे जी? लेग कर्ल के साथ। बट इसको कैसे ट्रेन करते हो, सेमी टेंडनस और सेमी मेम्ब्रेनस को? इसके लिए तो आपको सूमो स्क्वाट लगानी पड़ेगी, आपको सूमो गोबलेट स्क्वाट लगानी पड़ेगी, आपको जेफरसन स्क्वाट लगानी पड़ेगी। अच्छा, जेफरसन स्क्वाट ना वर्कआउट के लास्ट में लगा के देखना, जैसे आपका सारा वर्कआउट खत्म, तब आपने फिनिशिंग देनी है जेफरसन स्क्वाड के साथ। ठीक है जी। जेफरसन स्क्वाड जब आप लगाओगे तो आपको आएगा बहुत सारा अच्छा वाला फील, बट जिम की सीढ़ियां नहीं उतर पाओगे। किस किसने ट्राई करा है जेफरसन स्क्वाड वर्कआउट के एंड में कि यार जेफरसन स्क्वाड है, 15 या एंड नंबर ऑफ रेपिटेशन 4 सेट लगाऊंगा वर्कआउट के लास्ट में? एक वर्कआउट को फिनिशिंग भी देना होता है, फिनिशिंग वर्कआउट वो कौन देता है? पोस्ट एक्सर्शन कहते हैं उसको, पोस्ट एक्सर्शन सेट, ताकि आप अपने मसल को फटीग कर सको, फेलियर नहीं। हमने मसल को फटीग करना होता है। कौन कौन देता है ये फिनिशिंग वाला वर्कआउट की यार लास्ट में मैं अपने मसल को फटीग करूंगा? तो जेफरसन स्क्वाड आपने लगाना है, ठीक है, वर्कआउट के एंड में। और आप लेग को भी दे सकते हो, अपने सॉरी अपनी चेस्ट को भी फिनिशिंग दे सकते हो। चेस्ट को फिनिशिंग कैसे दोगे? क्या वर्कआउट लगाओगे कि आपके चेस्ट को फिनिशिंग मिल जाएगा? एक वर्कआउट बताओ। पुशअप्स लगाना वर्कआउट के एंड में है। आपने लगाना है पैकडेक, और साथ में आपने लगाने हैं डिक्लाइन पुशअप। कौन से? डिक्लाइन। पैकडेक और डिक्लाइन पुशअप। कितने लगाने हैं आपने? 4 सेट, एंड नंबर ऑफ रेपिटेशन। बैक का जिस दिन आप वर्कआउट लगा रहे हो, बैक वाले दिन आपने क्या करना है? लास्ट में पुल अप लगाने हैं। हम्म। ठीक है, चिन अप नहीं, पुल अप। डिफरेंस है वहां पे। हैंड्स दूर करके, है? हाथ दूर 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 पकड़ के थोड़ा पुलअप। हाँ, वो भी कर सकते हो। वाइड ग्रिप। हम्म, वाइड ग्रिप। ठीक है, लेग्स का बता दिया, और कौन सा रह गया जिसमें आप फिनिशिंग दे सकते हो? शोल्डर। बाइसेप की तो जरूरत नहीं पड़ती इतनी। सर शोल्डर, शोल्डर में वो 7 ट्राई कर सकते हो आप, सुपर 7। वो क्या है सर? वो भी बता दूंगा। और ट्राई करना हर एक मसल ग्रुप को कितने घंटे बाद ट्रेन करना है? 72 घंटे बाद। समझ गए? चलिए, यार लेग्स के वर्कआउट बताओ कोई बढ़िया वाले। है नहीं वर्कआउट? ओंकार, लंजेस सर, लंजेस। लंजेस? सर मैं ऐसे करता हूँ जैसे एक दिन स्क्वाट लगाता हूँ हैवी बॉक्स, और हाँ। उसके साथ डेडलिफ्ट, ग्लूट ब्रिज हैवी,
मतलब एक दिन स्ट्रेंथ का पूरा करके, और जब लेग ट्रेन करता हूँ तब सिंगल सिंगल लेग ज्यादा वो करता हूँ जिसमें यूज हो, जैसे बुल्गेरियन स्प्लिट स्प्लिट स्क्वाट हो गया सर, लंजिस हो गए, और सिंगल लेग से अपना लेग प्रेस। और शुरू करता हूँ सर हैमस्ट्रिंग हैमस्ट्रिंग से, हम्म। डेडलिफ्ट, अपनी स्टिफ लेग डेडलिफ्ट, और लेग कर्ल, और एक बॉल को रख के उस पे तेज तेज सर वो पैर लेट कर। वो तो हैमस्ट्रिंग के है। हाँ, हैमस्ट्रिंग से शुरू करके मतलब। हाँ हाँ, वो आपके रिएक्टिव फोर्स बढ़ाने के लिए होता है। ओके सर। हम्म। वो वर्कआउट है स्पोर्ट्स कंडीशनिंग का। ओके ओके सर। स्क्वाट लगाते टाइम किसी को बैक में प्रॉब्लम होती है? हाँ सर, मेरे हो रही है आजकल। स्पाइन में दर्द हो रहा है। शायद आपने बताया था उसकी वजह से हो सकता है कि मेरे हैमस्ट्रिंग स्ट्रिप हो रहे हैं। हम्म। वो तो पोस्चर इम्बैलेंस है। अब सबसे पहले आपने अपनी बॉडी को मॉनिटर करना है। अच्छा, दूसरी चीज, अगर आपको लगता है कि बैक में ज्यादा इंजरी है, आपकी बैक में पेन हो रही है ना, तो फ्रंट स्क्वाट लगा लिया करो, वो सेफ रहते हैं। हाँ ठीक। फ्रंट लोड बार के साथ हाँ वो सर, सेफ मैं रहेंगे। वैसे ठीक है, तो उसकी हैबिट डालो, शुक्रिया सर। तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। फ्रंट स्क्वाट्स सेफ भी रहेगा, बेटर भी रहेगा, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि वी आर नॉट अ पावर लिफ्टर। हमने अपने मसल को ट्रेन करना है, जिम का एंटरटेनमेंट नहीं करना। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ जी, जय। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। सर मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे मैं ना थोड़ा मैराथन की ट्रेनिंग के लिए मतलब जॉगिंग करता हूँ स्लो, जैसे कि मेरे स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है तो ज़्यादा मैं पेस पे तो नहीं करता। पर कभी हम्म। पेस भी बढ़ाना हो ना तो नीज में जो पटीला होता है नीज का, हाँ। उनमें पेन होना स्टार्ट हो जाता है, तो मैं मतलब पेस को थोड़ा सा बढ़ा भी नहीं पाता हूँ। कैसे कैसे, फिर से बोलना। जैसे मतलब मैं जॉगिंग कर रहा हूँ, हाँ। स्लो पेस पे कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ, 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर तो भी चला जाता हूँ, पर लेकिन जैसे मैं हम्म। ना जॉगिंग को थोड़ा सा पेस बढ़ाता हूँ तो पटीला जो नीज का पटीला होता है सामने वाला, उसमें पेन जॉगिंग होना स्टार्ट हो करते जाता है। जॉगिंग करते कैसे हो? मतलब ट्रेडमिल पे करते हो या ग्राउंड में नहीं करते हो? नहीं सर, ग्राउंड में, रोड पे। रोड पे ग्राउंड करते हो, तो सबसे पहले जो पॉसिबल रीजन हो सकते हैं, पहला, आपने अपने नीज के लिगामेंट्स को स्ट्रॉन्ग करना है आइसोमेट्रिक होल्ड देके, जो हम वर्कआउट करते हैं। हाँ जी। दूसरा, बैकवर्ड रनिंग ज्यादा करनी है। बैकवर्ड, पीछे की तरफ। हाँ, वो आप ट्रेडमिल हम्म पे कर सकते हो। इससे हम्म हमारे कुछ मसल जो होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, स्टेबिलिटी वाले। हम्म। और एक और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम हमेशा अवॉइड और इग्नोर करते हैं, वो है हमारा फुटवेयर और हमारा टीबियल एंटीरियर मसल। हम अपने टीबियल एंटीरियर को ट्रेन नहीं करते, जिनकी वजह से शेन स्प्लिंट, और शेन स्प्लिंट लीड्स टू हमारे पटेला की तरफ इंजरी, दर्द। वो दर्द नहीं, वो इम्पिंचमेंट होता है दरअसल। हम्म। क्योंकि दर्द जो होता है वो कंटिन्यूसली होता है, इम्पिंचमेंट तब ट्रिगर होता है जब आप स्पेसिफिक वर्कआउट करते हो या मूवमेंट करते हो। नहीं सर, मेरा जॉगिंग के टाइम पे ही होता है। वैसे मेरे पास जो फुटवियर है वो A6 के निम्बस वाले हैं, तो वो तो ठीक है जहां तक है। कितने चल चुके हैं शूज आपके? अभी सर 1 महीना भी नहीं हुआ। मैं एक्चुअली पहले मैं आपको बताऊं कि जब मेरा ज्यादा वेट था, 109 किलो से मैंने रनिंग कर जॉगिंग करना स्टार्ट किया था। अभी 92 kg है। तो तो मैं पहले है ना नी अच्छा, रैप पहनता था निका के। नहीं वो नहीं है। मैंने आपको कहा था कि शायद आपका कोई पैर का कुछ ऐसा इशू था, या सब टालर जॉइंट में आपके कोई दिक्कत, या पैर इनवर्जन या ईवर्जन कर रहा है आपका। तो मैंने पहले भी आपसे पूछा था। हम्म। मतलब सर ये तो मैं जो अगर टेक्निकल लैंग्वेज में तो नहीं समझ पा रहा हूँ, पर हाँ इतना कहूंगा, जैसे मेरे जो एंकल के जॉइंट्स हैं और जो नी का पटेल है, वहां पे एंकल के जॉइंट्स में तो जो वैसे मैं जॉगिंग स्टार्ट करता हूँ तो पेन होता है, तो मुझे बार बार है ना वार्म अप करना पड़ता है रुक रुक के। पर जैसे ही फिर है ना वार्म अप हो जाता है, गर्म हो जाता है, तो फिर ज्यादा नहीं होता। पर जैसे ही मैं पेस बढ़ाता हूँ ना तो पटीला में होता है। आज से 1 महीने पहले मैं
नीका के नी रैप पहन के जॉगिंग किया करता था। मुझे लगता था उस टाइम पे फुटवियर की प्रॉब्लम थी, पर फुटवियर चेंज किए तो मैंने नी रैप तो छोड़ दिए। पर जैसे ही मैं पेस बढ़ाने की कोशिश करता हूँ तो मतलब नीज में पेन होना स्टार्ट हो जाता है, वैसे नहीं रहता। तो मुझे कहीं ना तो कहीं लगता है कि नीज और जो एंकल है ना, वहां पे मेरी जो मसल्स है वो वीक है अभी। नी और मसल में एंकल नहीं होते, मसल्स इतने ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते वहां पे। आपके नी और एंकल का एंगल होता है मेन। हम्म। अगर वो अलाइंड है, एग्जाम्पल के तौर पे, तो ये आपका पटेला है, मैंने उस दिन शायद दिखाई थी आपको। तो हम्म। इसके अंदर दर्द हो रहा है या इसके बाहर दर्द हो रहा है? सर आउटर में दर्द होता है, बाहर बाहर की तरफ। बाहर की तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ या इस तरफ? अ, सर वन समझ नहीं टू पा रहा हूँ। थ्री फोर किस जोन में? 1 2 3 4 मैंने नंबर दे दिया इसको। सर जैसे है ना, बिल्कुल पटीला के मतलब अपर साइड, इससे ऊपर ऊपर, इधर, इससे हाँ ऊपर, इधर, हाँ जी हाँ जी। इससे और इसके ऊपर, नीचे भी, जहाँ पे अभी आपने यहाँ पे भी। यहाँ पे। तो शायद आपको इसका जवाब मिल गया होगा क्यों पेन हो रहा है। हम्म। क्यों? पोस्टीरियर वगैरह वजह से, एंगल यहाँ वगैरह पे की वजह से। आपके लेग्स के मसल की इंसर्शन होती है, टेंडन्स होते हैं उनके। हम्म। ये आपका लेग का मसल है, फिर से देखो। हम्म। यहाँ पे आपके पेन होती है, हाँ जी। इसके नीचे आपका पटेला है, हाँ हाँ हाँ। यहाँ पे आपको पेन होती है। हाँ जी हाँ जी। तो कौन सा मसल है ये? रेक्टस रेक्टस फीमरस की रेक्टस अटैचमेंट है फेमोरिस। यहाँ पे। हम्म। दूसरा आपने पॉइंट को फिगर आउट करा था कि आपके दर्द जो हो रही है वो इस तरफ हो रही है, पेन इसके नीचे। तो यहाँ पे टिबियालिस इंटीरियर की अटैचमेंट होती है ये। हम्म। तो जब आप आइसोमेट्रिक वर्कआउट करोगे तो इसके जो आपके ये सारे के सारे टेंडन्स हैं वो स्ट्रांग हो जाएंगे। जब आप फॉरवर्ड लंज में अपनी बॉडी को होल्ड करके रखोगे, अपने टीबीएल अच्छा। इंटीरियर को ट्रेंड करोगे, तब प्रॉब्लम आती है। दूसरा ये है हमारा सब टॉलर जॉइंट, ये है हमारा स्टेबल फुट। कईयों का फुट क्या हम्म करता है, ये ट्विस्ट आउट हो जाता है या इंटरनल ट्विस्ट हो जाता है। ये हमारा हम्म पैर है बराबर, या कभी कभार वो अंदर की ओर चलता है या बाहर की ओर चले जाता है। हम्म ये हमारा सब टॉलर जॉइंट है। अगर ये बैलेंस ना हो, बराबर ना हो, तो भी हमें ये प्रॉब्लम आती है। इम्पैक्ट आपके एंकल पे और आपके नी पे आता है। हम्म। तो जैसे कि आप बता रहे हो कि आप ओवरवेट हो, मुझे लगता है शायद आपका जो फुट है वो फ्लैट हो चुका है, आपका जो टिबिया है वो ट्विस्ट कर चुका है बाहर की ओर, और पैर आपका ऐसे होगा बाहर की ओर थोड़ा सा, एक जिसकी सर वजह जो से वो इम्पैक्ट करता है। एक सर जो पंजा है ना, अंगूठे की वाली साइड जो है, अंदर की साइड जो है पंजे की, वहां पे भी पेन होता है जैसे ही मैं जॉगिंग स्टार्ट करता हूँ उस टाइम पे। ये एक फ्लैट फुट है। हाँ जी। अगर पैर इस तरफ जाता है, इस तरफ जाता है, दोनों तरफ दिक्कत है। ये हमारा हम्म। शूज इक्वली घिसना चाहिए, जितना अंदर है उतना ही बाहर है। अगर एक हम्म तरफ से डाउन हो रहा है तो इसका मतलब हमारे एंकल में भी दिक्कत है, हमारा फुट फ्लैट है और फुट में स्टेबिलिटी नहीं है हमारी। हम्म ये दिक्कत है तो भी पेन रेडिएट होके आपके घुटनों तक ही जाएगा। हम्म। तो या तो किसी बढ़िया बंदे को दिखा लो, ऑर्थोपेडिशियन को दिखा लो कि आपके फुट फ्लैट है और शू में आर्क नहीं है। यहाँ पे तो हम सिर्फ डायग्नोज कर सकते हैं, ट्रीट तो वही करेगा फिर। सही बात है। नहीं, इसके लिए कुछ जैसे जैसे अभी आपने बताया आइसोमेट्रिक होल्ड वर्कआउट। वो तो सिर्फ टेम्परेरी स्टेबल देगा, बट दिक्कत तब दूर होगी जब ऐसे हील आपकी स्टेबल होगी पूरे ग्राउंड के साथ, और शू में ऐसे बेंड होगा आपके, आर्क होगी, फुट फ्लैट नहीं नहीं, ये होगा ऐसे।
आर्क तो है सर, फ्लैट नहीं है मेरा पैर दोनों तरफ से ही, मतलब अंदर से भी ज्यादा आर्क है, साइड से थोड़ा सा वैसा लगता है। मैंने ये तो फील किया हुआ है, और मेरा है ना नॉर्मली पेन नहीं होता, और मैं जॉगिंग भी कर रहा हूँ तो पेन नहीं होगा। कहीं कहीं कभी कभी मुझे लगता है, जैसे आजकल है ना, जैसे आज की ही मैं बात बताऊं तो सुबह सुबह काफी ठंड थी 6 बजे, तो मैंने वार्म अप कितना भी कर लिया पर लेकिन कोल्ड ही रहे थे फीट, तो मैं जितनी जॉगिंग जैसे मतलब क्या कहते हैं, जिस पेस पे जॉगिंग में करके पेन नहीं होता था, आज उस पे भी पेन हुआ था मेरे। देखो यार, ऐसे तो बातों से डिस्कशन करके ना मुझे कुछ पता लगेगा ना आपको कुछ समझ आएगा। हम्म। हम तो सिर्फ बता सकते हैं कि ये पॉसिबल रीजन हो सकते हैं, ये चार में पॉइंट में दर्द है तो पॉसिबल रीजन ये है, इनको दूर फिर आप ही ने करना है या तो इसको ट्रेनिंग करके। हाँ, जैसे नीज की ट्रेनिंग जो आपने बताया, आइसोमेट्रिक होल्ड वर्कआउट ज्यादा अच्छा आइसोमेट्रिक रहेगा होल्ड को, एक्चुअली। टीबीएल इंटीरियर को ट्रेन करो। टीवीएल इंटीरियर, ये वाला, ठीक है। हाँ, उसको ट्रेन करो। और दूसरा एक ऑर्थोपेडिशियन को दिखाओ ताकि वो आपके नी और आपका सब टालर जॉइंट वो देख ले कि एक लाइन में है, इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है। ठीक है। क्योंकि आप तो कह रहे हो कि सब कुछ सही है, मेरा पैर भी सही है, इन्वर्जन और रीवर्जन भी नहीं है, फिर तो आप नॉर्मल हो, फिर तो प्रॉब्लम आनी ही नहीं चाहिए इस रीजन के ऊपर, फिर तो होती नहीं है कोई दिक्कत। क्या वार्म अप की वजह से आ सकती है सर, कम वार्म अप होने पे या ठंडे ज्यादा होने पे? कैसे? जैसे मतलब वेदर आउटसाइड कम ज्यादा वार्म ठंडा अप होने होने की पे? वजह से नी के ऊपर तो प्रॉब्लम भी चांसेस कम होंगे, बट सबसे ज्यादा बुरे चांसेस शेन स्प्लिंट पे आएंगे पहले। वहां तो नहीं है दिक्कत। जब आप वार्म अप नहीं होते तो शिन पेन ज्यादा होती है। नहीं, वहां तो नहीं है दिक्कत। ऑर्थोपेडिशियन को दिखाओ। अगर आप सामने होते तो स्क्रीनिंग करके पता चल जाता था, ऐसे कॉल पे तो मैं आपकी बॉडी असेस नहीं कर पा सकता कभी भी कि ठीक है सर, लोअर समझ जॉइंट गया। में कैसी है। मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि ऑर्थोपेडिशियन को एक बार कंसल्ट करो, ये एक ऐसी अलाइन में होनी चाहिए, ऐसी। हम्म। अगर अलाइनमेंट आउट है, इस तरफ से जा रही है आपकी हम्म। या इस तरफ से आ रहा है, तो इम्पैक्ट सीधा का सीधा किस पे पड़ेगा? नीज आपके पे। जॉइंट के ऊपर। आपके हम्म। यहाँ इस एरिया में दो जॉइंट हैं, एक और दो। हम्म। एंकल के पास फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है, मोबिलिटी ज्यादा होती है, नी के पास नहीं होती, हम्म। क्योंकि हमारे मेनिस्कस उसको घूमने नहीं देते। एसीएल और एमसीएल उसको बाइंड करके रखते हैं। इसके पास फ्री मूवमेंट करने की क्षमता होती है, वो भी एक रेंज तक करेगी, उसके बाद ये भी खत्म हो जाएगी। तो ये है, ठीक है। देख के पता चलेगा। या और मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि ऑर्थोपेडिशियन को दिखाओ। और फुटवियर में क्या चेक करना होता है सर इस चीज के लिए? फुटवेयर में यही कि आपके सोल दोनों तरफ से एक समान घिस रहे हैं, उसमें कोई इम्बैलेंस तो नहीं है बस। अगर है तो अच्छा फुटवेयर अच्छा। आपको बता देते हैं जब आप 3 महीने पुराने फुटवेयर डालते हो अच्छा, तो। फुटवियर तो चलो, अभी 1 ही महीने पुराने हुए हैं तो। अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो बार बार चेंज करने पड़ेगा, पुराने देख लो, पुराने से पता चल जाएगा। ठीक है सर, ठीक है, ओके, थैंक यू। पुराने पड़े हैं अभी, पुराने देख लो। हाँ 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 हाँ, मैं देख लेता हूँ सर एक बार उसे। चलो, बाकी हम चलते हैं हिप एडक्टर के ऊपर और हिप एडक्शन के ऊपर। हिप एडक्शन और हिप एबडक्शन, ये दो मूवमेंट होती हैं। हिप एडक्शन और एबडक्शन, ये हमारी सेंटर लाइन है। ये हमारी सेंटर लाइन है, ठीक है। एडक्शन का मतलब होता है कि हमारी लेग जब हमने रेज करी, वो आउटर जाके फिर अपने मिड लाइन की ओर जा रही है, जहां पे लिखा मूविंग लेग टुवर्ड द मिड लाइन। तो जैसे हम आर्म रेज करते हैं, वैसे आपको याद होगा, आप हम लेग का वर्कआउट भी लगाते हैं, साइड लेटरल रेज लेग का लगाते हैं ना। जी। कौशिक कैसे लगाते हैं, लगा के दिखाओ जरा। हाँ सर। कौन लगा के दिखाएगा साइड लेग रेज? अभी सर कैसे देखो। दिखा रहे हैं सर। डेमो में दिखा दो।
तो ये लेटरल रेज है बिल्कुल प्रदीप। ठीक है, होल्ड करके रहना यहाँ पे। ओके, तो ये आपने देखा कि लेग इसकी अवे फ्रॉम द मिड लाइन जा रही है, फिर मिड लाइन के क्लोज आ रही है। तो इसका मतलब दो तरह के मसल हमारे इन्वॉल्व हो रहे हैं। एक जो हमारी लेग को इस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, दूसरा जो फिर से हमारी लेग को पकड़ के अंदर की ओर लेके जा रहे हैं। तो जब हमारी लेग बाहर की ओर चली गई, फिर से हमारी मिड लाइन की ओर जाती है, इस मूवमेंट को कहते हैं हम एडडक्शन। और जो मसल इसमें इन्वॉल्व होते हैं उसको हम कहते हैं एडडक्टर्स, एडक्टर्स। एडेप्टर। तो 5 एडक्टर होते हैं आपके, एडक्टर लॉन्गस, ब्रेविस, मैग्नस, पैक्टनस और ग्रासिलस। कौन कौन से? लॉन्गस, ब्रेविस, मैग्नस, पैक्टनस, ग्रासिलस। ठीक है, ये है एडक्टर ब्रेविस, ये है एडक्टर लॉन्गस, ये है एडक्टर ग्रेसिलस, ये है आपका मैग्नस और ये है आपका पैक्टिनस। यहाँ पे एक और मसल है पीरीफॉर्मिस, ये आपका ये एबडक्टर है, एडक्टर में आता है, सबसे एडक्टर अंदरूनी लेयर। लास्ट वाला। हाँ, ये पैक्टिनस हमारा एडक्टर है, लास्ट वाला। ठीक है, ये आपके लेग को स्टेबिलिटी भी देते हैं जब आप लंजेस वगैरह करते हो। कभी आपने बंदे देखे जो लंज करते हैं पर उनका जो घुटना होता है कभी कभार अंदर की ओर गिरता है, स्टेबल नहीं रह पाता। स्टेबिलिटी उनकी। वो इस वजह से नहीं हो पाती क्योंकि उनके जो हिप के एडक्टर होते हैं वो टाइट होते हैं। टाइट हिप एडक्टर्स। तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको एडक्टर की स्ट्रेचिंग करनी पड़ेगी। स्ट्रेचिंग कैसे करोगे? फ्रॉग स्ट्रेच। फ्रॉग पोज के साथ। ठीक है, फिर आते हैं हमारे हिप एबडक्टर। एबडक्टर्स काम करते हैं कि हमारी लेग को मिड लाइन से दूर की तरफ लेके जाते हैं। कौन कौन से मसल इन्वॉल्व होते हैं जब हम हिप एबडक्टर का वर्कआउट करते हैं? ग्लूट्स मीडियस, ग्लूट्स मिनिमस, टेंसर फासिया लाटे टीएफएल, सार्टोरियस और पीरिफॉर्मिस। अब ये देखो, ये हमारा टीएफएल है, टेंसर फासिया लाटे। और यहाँ पे नीचे से जा रहा है हमारा आईटी बैंड, इलियोटिबियल बैंड। और आईटी बैंड हमारे पटेला को क्रॉस करता है। तो यानी कि लेटरल की ओर ये हमारा पटेला है, घुटना है ये हमारा। ये है हमारा घुटना, ये है हमारा आईटी बैंड। अब कभी कभार जब आप रनिंग करते हो यहाँ पे दर्द होती है, तो ये टाइटनेस और इम्पिंचमेंट आपके आईटी बैंड की होती है, इलियोटिबियल बैंड की। रनर्स को ज्यादा प्रॉब्लम इसी से आती है, आईटी बैंड की। ठीक है, जब आप डिफरेंट सरफेसिस के ऊपर भागते हो तो ज्यादा बेटर क्या है? अगर आपने ये पेन नहीं करनी तो सबसे पहले आपने इनको आइसोमेट्रिक होल्ड के साथ वार्म अप कर लेना है अपने घुटने को। या किसी को शेन सप्लिंट है, मुझे पता है कि मुझे शेन सप्लिंट होती है, तो अगर मैं 5 से 10 मिनट लगा के अपने टो को एलिवेट करूं, यानी कि प्लेंटर फ्लेक्शन करूं वॉल के साथ खड़े होके, तो इससे मेरा टीबियल एंटीरियर जो मसल होगा वो ट्रेन हो जाएगा और आपको शिन सप्लिंट की और आपको नी में जो दिक्कत है उसमें टेम्परेली छुटकारा मिल जाएगा। वैसे मोस्ट प्रॉब्ली इससे शिन सप्लिंट नहीं होते। ठीक है। चलिए, तो इतने मसल होते हैं हमारे लेग के अंदर। बहुत। ठीक है जी। फिर आते हैं हम अपने स्पाइन के अंदर। हमारे स्पाइन में टोटल होते हैं 33 वर्टेब्रा। सर्वाइकल में 7 होता है, थ्रैकिक में 12 होते हैं, लुम्बर में 5 होते हैं, सैक्रम में 5 होते हैं और कॉक्सिक में 4 होते हैं। 5 और 4 9 ये फ्यूज्ड वर्टेब्रा होते हैं, जिनको हम बोलते हैं अपनी टेल बोन। क्या बोलते हैं इसको? टेलबोन। टेल बोन बोलते हैं। ठीक है,
मैंने आपको बताया था कि जब आप ज्यादा टाइम तक बैठे रहते हो तो आपके यहाँ पे स्पाइन में क्या होता है, एक्सेसिव लॉर्डोसिस हो जाता है। और ये लॉर्डोसिस बढ़ जाता है जब आपका पेल्विस इंटरनली टिल्टेड करता है, लुम्बर लॉर्डोसिस। दोनों चीजें एक्सेस में हमारे लिए बुरी होती हैं। ठीक है। हम्म। ओके। हमारे काफ के अंदर मोस्ट प्रॉब्ली जो इंपॉर्टेंट मसल होते हैं गैस्ट्रोनीमियस और सोलियस। गैस्ट्रोनीमियस के दो हेड होते हैं, लेटरल हेड और मीडियल हेड। उसके नीचे सबसे ज्यादा डीपर मसल जो होता है वो आपका सोलियस होता है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप अपने सुपरफिशियल मसल को ट्रेन करते हो उसका ट्रेनिंग प्रोटोकॉल अलग होता है। जब आप समझ के अपने डीपर मसल को ट्रेन करते हो उसका जो ट्रेनिंग प्रोटोकॉल होता है वो अलग होता है। डीपर मसल को जब आप ट्रेंड करना चाहते हो तो उसके लिए आपको रैप रेंज जो रहेगा वो डिफरेंट रहेगा। वहां पे आप अपने रैप रेंज जो रखोगे वो हैवी रखोगे और वेट आपका लाइट रहेगा। आप अपने डीपर मसल को आइसोमेट्रिक वर्कआउट के साथ भी ट्रेंड कर सकते हो जो अनट्रेंड रहते हैं। हमारे मसल ट्रेंड तब हो जाते हैं जब उनमें न्यूरोलॉजिकल एक्टिवेशन होती है, और न्यूरोलॉजिकल एक्टिवेशन सिर्फ एक चीज दे सकती है, वो है आपके आइसोमेट्रिक होल्ड। ठीक है। किसी भी तरह के वीकर मसल को ट्रेन करके देखना, जैसे रियर डेल्टॉइड को कभी ट्रेन करके देखना। रियर डेल्टॉइड को जब आप ट्रेन करके देखोगे ना लाइट वेट के साथ, यहाँ पे आइसोमेट्रिक होल्ड करके देखना, यहाँ पे 2 2 3 3 सेकंड। रेजिस्टेंस बैंड से ज्यादा वो बर्न होता है सब। रेजिस्टेंस बैंड से हो जाएगा, केबल क्रॉस मशीन के ऊपर आप कर सकते हो, तो इसका मतलब है उसमें न्यूरोलॉजिकल एक्टिवेशंस आ रही हैं उस मसल के सर ऊपर। सर, हाँ जी। हम स्क्वाट करते हैं तो हम बार को पकड़ते हम्म। हैं, तो मेरे रियल डेल्ट में हम्म। बहुत ज्यादा पेन होता है। कहाँ पे? रियल डेल्ट में। रियर डेल्टॉइड में? हाँ, मतलब बार थोड़ा जब हैवी आप हो तो हम स्क्वाट पकड़ते हैं। वगैरह करते हो तो अपने जी शोल्डर जी। को इंटरनल एक्सटर्नल रोटेट करके वार्म अप करते हो? हाँ, तो छोटा मोटा मूवमेंट तो कर ही नहीं, लेते हैं, छोटा मोटा ऐसा नहीं नहीं। बहुत ज्यादा। सबसे बड़ी गलती। बहुत ज्यादा मतलब। दूसरा, क्या आपने अपने लेफ्ट शोल्डर और राइट शोल्डर दोनों में मोबिलिटी चेक करी है, दोनों में सेम है? हाँ सर, इतने स्ट्रिक्ट नहीं है सर, शोल्डर बाकी किसी में नहीं होता है, सिर्फ कभी रॉड मोबिलिटी को पकड़ टेस्ट के। करके? अच्छा, मोबिलिटी टेस्ट करके टेस्ट देखना। नहीं। टेस्ट करके देखना फिर बताना। और सर जब अभी भी करवा। आगे से, जब भी आपने आगे से सर। लेग का वर्कआउट लगाना ना, स्क्वाट वगैरह, तो शोल्डर को भी वार्म अप करना, इंटरनल हाँ। एक्सटर्नल रोटेट करके। साथ में आपने ट्रेन करना है अपने रैमबॉर्ड मेजर और माइनर को, अपने स्कैपुला को रिट्रैक्ट करके और प्रोट्रैक्ट करके, क्योंकि उसका भी काम रहता है आपके कोर को स्टेबिलिटी देने के लिए, स्कैपुला का भी, और साथ में शोल्डर भी। ठीक है, शोल्डर मतलब अच्छे से वर्कआउट, थोड़ा हाँ, छोटा मतलब शोल्डर लाइट की वेट से। मोबिलिटी करनी है हमने वार्म अप में। शोल्डर और रिस्ट की स्टेबिलिटी के ऊपर काम करना है। ठीक है सर। ठीक है, फिर लगा के देखना पेन हो रही है कि नहीं। अच्छा, शोल्डर के पेन हो रही है, किस रीजन में पेन हो रही है बता सकते हो आप? जब आप शोल्डर का वर्कआउट कराते हो, मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ। शोल्डर का ये आपका शोल्डर है। वर्कआउट। जब आप स्क्वाट लगाते हो कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, या यहाँ पे? किस रीजन में आइडेंटिफाई कर सकते हो? सर नीचे वाले नीचे वाले रीजन पास नंबर में, 1 डेस्क। 2 3 या 4? सर डेस्क। मैं बता रहा हूँ, डेस्क। पिक्चर रियल पिक्चर डेल्ट में के नीचे। बताओ। ये रीजन नंबर 4 है, इसका मतलब ये टेरिस माइनर है आपका। हाँ सर, इसी में नीचे और वाले पार्ट में। टेरिस माइनर आपके शोल्डर को एक्सटर्नल रोटेट करती है। सर इसमें एक्सटर्नल। ऐसे पेन तो नहीं होता है। ये तो हाँ जी। मैंने छोटे डंपल से, छोटे लाइट वेट से कर लेता हूँ मैं, ऐसे कुछ पेन नहीं होता है। सिर्फ हाँ, पेन है, पर रॉड पकड़ते यहाँ समय। पे पेन है ना सीधा इसमें, हाँ 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 सर। तो तो बहुत इसी सा की अजीब पेन है ये। दर्द, बहुत बहुत ज्यादा दर्द होता है एकदम से। तो फिर बार टेरिस को थोड़ा माइनर की लाइट, पेन। हल्के पड़ना पड़ती है। वही बात आ गई, रिटेटर कफ का सीधा इम्पैक्ट आपके शोल्डर की स्टेबिलिटी पे आता है। ठीक है। जी जी सर। तो इसको इंटरनल एक्सटर्नल रोटेट करो, डंबल के साथ नहीं करना, रेजिस्टेंस बैंड के साथ करना है। ठीक है।
रेजिस्टेंस बैंड के साथ एक्सटर्नल और इंटरनल रोटेट दोनों तरफ से करना है, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी। ठीक सर। हाँ जी चेतन। सर, मैंने 1.5 महीने पहले स्मिथ पे शोल्डर प्रेस लगा रहा था। तो मेरे फ्रंट डेल्ट पे जब मैं नीचे ला रहा था तो मुझे अच्छा जोर से पेन हुआ, और वो मैंने इग्नोर करते हुए मारा। उसके दूसरे दिन मेरा ट्रैप्स फुल एक्टिव हो गया, बाइसेप फुल एक्टिव हो गया। मुझे इधर कोई भी सेंसेशंस नहीं थे। और जैसा यहाँ पेन बढ़ा, जहाँ पे मुझे दर्द हो रहा था वहां पे पेन बढ़ा, तो ये अपने आप रिलीज हो गया। और अभी 2 महीने हो गए मैं फिजियोथेरेपी कर रहा हूँ, और अभी भी हल्का हल्का पेन होता है, और वो अभी तक रिलीफ नहीं हुआ है। पेन ने आपकी रेंज ऑफ मोशन को कम करा? नहीं, कुछ भी नहीं। अभी पेन जब आप हो रहा है किस मूवमेंट में हो रहा है पेन? जब आप लेटरल रेज करते हो, फ्रंट रेज करते हो, कब? फ्रंट रेज में सबसे ज्यादा पेन होता है, लेटरल में नहीं होता है। फ्रंट में जब आप करते हो, फ्रंट रेज करते हो तो ज्यादा प्रॉब्लम आता है। हाँ। ओके। पेन कहाँ पे होता है? मैं आपको जोन बताता हूँ। Okay. इस जोन में, इस जोन में, इस जोन में, इस जोन में, या इस जोन में, या इस जोन में, कहाँ पे पेन होता है? 1 एकदम 2 ह्यूमरस के 3 बाजू में। 4 5 6। एग्जैक्टली यहाँ बोल सकता हूँ मैं। जोन कौन सा है? जोन 1 2 3 4 5 6। टू 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 सर, टू। जोन 2। ठीक है। हाँ। तो ये जोन 2 कौन सा मसल है? फ्रंट डेल्ट। क्लेविकुलर है। बेबी कलर हेड। दैट इज नॉट अ क्लेविकुलर हेड। ये आपका जो मसल है ये है सब स्कैपुलरीज मसल। और ओके। हाँ, इंफ्रास्पाइनेटस की पेन है ये। ओके सर, स्कैपुला में पीछे तक जाता है ये पेन, रैम्बोइड हाँ तक। हाँ हाँ हाँ, जाएगा। इंफ्रास्पाइनेटस का पेन है ये अगेन सिर्फ एक चीज का है, दिक्कत है, शोल्डर स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम है बस। तो वर्कआउट शोल्डर स्टेबिलिटी के ज्यादा करो, उसमें रोटेटर कफ को ज्यादा एक्टिवेट और अलर्ट करो, ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी आपकी। मतलब मोस्ट प्रॉब्ली आपके जो दर्द और इम्पिंचमेंट की जड़ है वो इन्हीं 4 मसल्स के ऊपर जुड़ा है। ओके। ये मैंने दर्द उस नहीं दिन होती, वार्म इसको अप बोलते हैं किया था सर। इम्पिंचमेंट, बोलते हैं इसको। ओके। ठीक है। हाँ, मैंने मैंने इस दिन वार्म अप सही से नहीं किया था, बट ये मस्कुलर पेन है ना सर, ये सही हो जाएगा। हाँ, मस्कुलर पेन है, सही हो जाएगा, बट सही तब होगा जब आप इसको ट्रेन करोगे। ओके, मसल स्ट्रेंथनिंग करके। हम्म। तो अभी वर्कआउट नहीं करूँ सर? 2 महीने का रेस्ट हो गया है, सिर्फ रिहैब कर चल सकते रहा हो, है। रीहैब बैंड के साथ कर सकते हो, ज्यादा बेटर है, डॉक्टर बता ही अगर देगा आपको। रेजिस्टेंस ट्यूब में ज्यादा मतलब प्रेशर बढ़ाते हैं तो दूसरे दिन